हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम स्टडी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो आज का वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। एक वायरल मॉडल पेपर जो सेम इसी प्रकार से 2025 के बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा और इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन को मैं हल करके बताऊंगा, यानी सारे का मैं सॉल्यूशन भी देने वाला हूं, सभी प्रश्न का उत्तर भी दूंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 100% आएंगे ये सारे क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे मॉडल पेपर का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से पेपर आते हैं इकोनॉमिक्स के। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अनुक्रमांक दिया हुआ है, मुद्रित पृष्ठ संख्या दिया होता है, सभी को पता है। पेपर कोड भी आप देख सकते हैं 670 KM। फिर 2025 का है तो कंपलसरी है 2025 लिखा रहेगा। अर्थशास्त्र 12th अर्थशास्त्र का ये पेपर है। पूर्णांक भी आप देख सकते हैं 100 नंबर का पूर्णांक है। समय 3 घंटा 15 मिनट, सभी को पता होता है। उसके बाद में जो निर्देश दिया हुआ है 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए आधारित होता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा पेपर को। उसके बाद में जो इसमें निर्देश दिया हुआ है, ये निर्देश देखिए, इसको आप आराम से वीडियो रोककर देख लीजिए। इसमें बताया क्या जाता है बेसिकली कि कितने प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है और उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, तो इसमें दिया हुआ है, आप आराम से देख लीजिए। हम सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बहुविकल्पीय प्रश्न से। 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर किसमें, इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन स्थिर लागत को व्यक्त करता है, यानी स्थिर लागत को व्यक्त कौन करता है ये आपको बताना है। और यदि आप लोग हमारे साथ में इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कीजिए। उसके बाद में क्या है, आंसर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन पहला है कि निम्न में कौन स्थिर लागत को व्यक्त करता है, तो वो आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, स्थिर पूंजी पर ब्याज, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले नंबर का डी राइट आंसर है। ठीक है, ये पेपर मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा और मैं ये पेपर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर भी मैं दे दूंगा, आप सॉल्व कीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि 100 नंबर आपको पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अब इसका आंसर देखिए, मार्शल हो जाएंगे, पीगू या हिक्स, तो इनमें से सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो उदासीन वक्र प्रतिपादित किया है या किसने प्रतिपादित किया है, तो वो आपके हिक्स हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए 10 श्रमिकों की कुल आय 1000 रुपये है और 5 श्रमिक बढ़ाने पर उनकी कुल आय 1500 हो तो औसत आय क्या होगी। यानी यहाँ पर आप समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को कि 1000 है और 5 श्रमिक बढ़ाने पर उनकी कुल आय 1500 हो तो औसत आय क्या होगी, तो वो 100 रुपये हो जाएगी, यानी आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है। यदि आपने जो आपका अर्थशास्त्र इसमें आपने पढ़ाई की होगी तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आता होगा। और हम हर एक स्टूडेंट से यही कहते हैं कि चाहे जो भी आप सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट उसको क्या छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हम उसको लास्ट में करेंगे, लेकिन ये गलती है आपकी। शुरुआत में ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बुक और क्वेश्चन बैंक से याद कर लीजिए। तो चौथा नंबर जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी का और खा दोनों, यानी इनमें से तथ्यों से भी और सुझावों से भी सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है। ठीक है, और मैं किसी का भी, यानी ये जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनमें से किसी का भी विकल्प आपको गलत लग रहा है तो कमेंट में बिना हिचकिचाए आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, और मैं मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप उसके क्वेश्चन को भी नोट करते चलिए कॉपी में। ठीक है, क्योंकि पेपर में आएंगे क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, कौन सा नहीं है? तो पांचवे का डी हो जाएगा, मांग का नियम हो जाएगा, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। 5 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता है? यहाँ पर नहीं लिखा है, याद रखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट पढ़ लेते हैं कि आकार होता है, तो यहाँ पर आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, क्योंकि जो 15 मिनट पेपर में दिए जाते हैं यही करने के लिए दिए जाते हैं कि आप पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु बैंक दर क्या करती है भैया? बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, स्थिर रखी जाती है या शून्य की जाती है? तो इनमें से बढ़ाई जाती है, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु बैंक दर बढ़ाई जाती है। तो 7वें का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर विकल्प को देखिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन यानी जिन भी स्टूडेंट को इन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी का एक भी का भी आंसर पता है, तो ईमानदारी से हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, हम और भी आपकी तैयारी अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। तो 8 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, आपका उपभोग भी हो जाएगा, उत्पादन भी हो जाएगा, विनिमय भी हो जाएगा, जो कि आर्थिक क्रिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? वर्तमान भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 12 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 9 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी मांग का संबंध है। तो जो प्रभावी मांग का संबंध है किससे है? ए सी पीगू से, जे एम किन्स से हो जाएगा राइट आंसर, यानी बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा आ चुका है 8 यानी 8 आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 8, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये देख सकते हैं 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था प्यारे स्टूडेंट, कि मैं सभी पेपर का, यानी ये पेपर जो है इसका मैं सोल्यूशन कंप्लीट देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप वीडियो को देखिए और इनमें बताए गए एक क्वेश्चन को तैयार कीजिए। जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक ऐसे ही मॉडल पेपर है। ठीक है, देखिए अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसी 2 मूल आर्थिक समस्याएं बताइए जिनका समाज सामना करता है। क्या है? जिनका समाज क्या है? सामना करता है। उत्तर आपका हो जाएगा पहला, देखिए सीमित संसाधनों का विनिधान। सीमित संसाधनों का विनिधान उत्तर में देखिए ये सबसे पहला है। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण। ये 2 ऐसी मूल समस्या हैं बताइए, यानी बताया गया है जिनका समाज जो है सामना करता है। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, बाजार मांग किसे कहते हैं? जो बाजार मांग है ये किसे कहते हैं? 3 नंबर का आपके समक्ष क्वेश्चन उपलब्ध है। इसका उत्तर देखिए, क्योंकि उत्तर के साथ में ही बताएंगे हम। बाजार में किसी वस्तु के सभी क्रेताओं द्वारा की गई कुल मांग को बाजार मांग कहते हैं। किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्ति विशेष के मांग वक्रों से प्राप्त की जाती है, यानी व्यक्ति विशेष की मांग वक्रों से क्या है? प्राप्त की जाती है। ये बाजार मांग कहते हैं इसको। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, किसी फर्म का आगम क्या है? आप वीडियो को आराम से रोक कर क्या है सारे क्वेश्चन के आंसर को समझ सकते हैं। ठीक है, और इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है प्यारी स्टूडेंट। देखिए किसी फर्म का आगम क्या है? उत्तर देखिए, किसी कंपनी द्वारा प्राप्त आय उसके व्यवसाय में जो माल बेचने और सेवाओं के बदले उसे प्राप्त होती है उसे फर्म आगम कहलाती है, या उसे फर्म आगम कहते हैं। ठीक है, फर्म आगम क्या होता है? ये इसका आंसर है, ये देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, कीमत स्वीकारक क्रेता और कीमत स्वीकारक विक्रेता को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या है, कीमत स्वीकारक क्रेता के बारे में जानना है। तो देखिए, खरीदार जो है सदैव न्यूनतम कीमत पर वस्तु खरीदना चाहता है, किंतु वो ये भी जानता है कि उसने बाजार कीमत से कम कीमत पर वस्तु की मांग की तो वस्तु से कोई भी फर्म उपलब्ध नहीं करा सकती। कीमत स्वीकारक में देखिए विक्रेता में कि कोई भी विक्रेता यानी ब्रैकेट में उत्पादक है अपनी वस्तु के दाम बाजार कीमत से अधिक नहीं रख सकता। उसे अपने उत्पाद की कीमत बाजार कीमत से कम या समान रखनी होगी, यानी उसके बराबर भी रखनी होगी या उससे कम रखनी होगी, आप बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए, संतुलन मात्रा किसे कहते हैं, ये आप बताइए। संतुलन मात्रा किसे कहते हैं, आपको परिभाषा देना है। इसका उत्तर देखिए किस तरह से है। देखिए उत्तर है, किसी वस्तु की वो मात्रा जो संतुलन मात्रा पर खरीदी तथा बेची गई है संतुलन मात्रा कहलाती है। क्या है, खरीदी बेची गई वो संतुलन मात्रा कहलाती है। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, 3 नंबर का होता है, इसमें ज़्यादा बड़े में इसका आंसर देना नहीं होता है। जितने में क्वेश्चन का आंसर होता है उतने में दे दीजिए, 3 नंबर एग्जामिनर आपको खुशी खुशी दे देगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। यानी जो 2 घटक है समष्टि अर्थशास्त्र के, ये आप लोग बता दीजिए, आपका जो है 3 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, उत्तर देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक निम्नवत हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला है उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत। दूसरा है अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार, ब्रैकेट में है मुद्रा स्फीति एवं अस्फीति से संबंधित सिद्धांत। ये 2 उत्पादन हैं किसके, समष्टि अर्थशास्त्र के, ये 2 घटक हैं। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, जीडीपी और कल्याण किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। जीडीपी और कल्याण किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। आंसर देखिए, अन्य बातों के समान रहने पर सकल घरेलू उत्पाद, ब्रैकेट में है जीडीपी, जितना अधिक होगा कल्याण भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार जीडीपी और कल्याण के बीच सीधा संबंध है। किसके भी, जीडीपी और कल्याण के बीच क्या है, सीधा संबंध बताया गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, मौद्रिक आधार किसे कहते हैं। देखिए मौद्रिक आधार किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है, ये क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए, उत्तर है केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित करेंसी जो जनता अथवा व्यावसायिक बैंकों के पास हो सकती है या हो सकती है, मौद्रिक आधार कहा जाता है। इस उच्च शक्ति द्रव्य रिजर्व द्रव्य भी कहते हैं। ये साख निर्माण के आधार रूप में कार्य करता है। मौद्रिक आधार किसे कहते हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से बताया गया है। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन अब आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न का, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, 6 नंबर का होगा, तो 6 का होगा 36, ये हो जाएगा। और 8 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे जो कि 3-3 नंबर का था, तो अतिरिक्त 24 वो हो जाएगा। 36-24 कितना, 60 हो जाएगा आपका शायद। 36 और 24 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएगा। हाँ 60 हो जाएगा स्टूडेंट, 60 नंबर तो यहीं में आपका कंफर्म हो जाएगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं, इसका भी मैंने आंसर बताया हुआ है। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ और बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएँ हर एक सब्जेक्ट में। तो आप भी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है। यानी भैया दोनों में आपको अंतर बताना है कि प्रत्याशित निवेश क्या होता है, यथार्थ निवेश क्या होता है। भेद या अंतर पूछा जा सकता है, तो दोनों एक ही है, समझ लीजिए। उत्तर देखिए, सबसे पहले प्रत्याशित निवेश देखते हैं। इसमें है कि ये निवेश के वांछित स्तर को व्यक्त करता है, ये वांछित स्तर को क्या है, व्यक्त करता है। दूसरा है एक लेखा वर्ष के दौरान प्रत्याशित निवेश प्रत्याशित बचत के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, तीसरा है आय का संतुलन स्तर वहाँ निर्धारित होता है जहाँ प्रत्याशित निवेश बराबर
क्या है, प्रत्याशित बचत होता है। ठीक है, ये प्रत्याशित निवेश है। अब यथार्थ निवेश के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये निवेश के प्राप्त स्तर को व्यक्त करता है। एक लेखा वर्ष के दौरान निवेश सदा अर्थात बचत के बराबर होता है। अर्थात निवेश आय के संतुलन स्तर के निर्धारण में कोई उपयुक्तता नहीं रखता। ये अर्थात निवेश यानी दोनों का अपोजिट हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्याशित निवेश और अर्थात निवेश में। आप वीडियो को आराम से रोक कर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है तभी मैं लेकर आ रहा हूँ, और ये वायरल पेपर है तो तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मांग और वृद्धि के कारण बताइए, इनमें से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। हमें क्या करना है, वृद्धि का कारण बताना है और दो की क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आंसर देखिए क्या है, उत्तर, वस्तु की मांग में वृद्धि या मांग वक्र की दाईं ओर खिसकने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इसके निम्नलिखित कारण सबसे पहला है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। दूसरा है यहाँ पर जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तथा जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है। तीसरा है जब फैशन या जलवायु में परिवर्तन के कारण वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन आता है। चौथा है जब निकट भविष्य में कितने बढ़ने की संभावना है, यानी जब निकट भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो। पांचवा है जब क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होती है। और 6 नंबर है जब निकट भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना है। तो ये 6 पॉइंट है स्टूडेंट जो बताए गए हैं। 6 पॉइंट को आप ये तैयार कर लेते हैं तो मांग में वृद्धि के कारण भी आपका समझ में आ जाएगा, और जो 2 व्याख्या करने को दिया था ये 2 व्याख्या भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। दोनों में भैया डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का देख लेते हैं, जो कि खंड का और खंड खा से स्टार्ट होता है। तो खंड का में आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और खंड खा में आपका समष्टि अर्थशास्त्र आएगा। तो सबसे पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न अर्थशास्त्र के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत का निर्धारण से संबंधित है। तीसरा है इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है। इसके जो मुख्य उपकरण है क्या है, मांग और पूर्ति हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का वही देखिए इसका अपोजिट होगा। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से है। और देखिए इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति हैं। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर था। देख लीजिए किस तरह से, वीडियो को रोक कर भी आप ज़्यादातर वीडियो को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 22 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है शायद। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या पूछा गया है, केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। भैया ऋणदाता, ठीक है, बताना क्यों कहा जाता है। तो उत्तर देखिए, अंतिम ऋणदाता केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। जब व्यावसायिक बैंक यहाँ पर देखिए जमाकर्ताओं के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होते हैं तो केंद्रीय बैंक उनके बचाव के लिए आता है। केंद्रीय बैंक कुछ विशेष शर्तों पर सही जमानत के आधार पर आवश्यक साख प्रदान करता है। आवश्यक क्या है, साख क्या है, प्रदान करता है तथा संभावित खतरों से व्यावसायिक बैंकों को बचाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक के इस कार्य को केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के आधारभूत एवं महत्वपूर्ण कार्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र इकोनॉमी का ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसको आप जानकर बड़े ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए हल्के में मत लीजिएगा, इस सब्जेक्ट को काफ़ी विद्यार्थी हल्के में ले लेते हैं। तो मैं बता दूं प्यारे स्टूडेंट, हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसमें मैथ के क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपका आएगा भैया, न्यूमेरिकल्स आएंगे लगाने के लिए।
उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, सरकारी बजट क्या है। 23 नंबर जो क्वेश्चन देखिए, सरकारी बजट का महत्व बताइए भैया, क्या महत्व है। देखिए उत्तर है सरकारी बजट का महत्व निम्नलिखित है, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू दिया हुआ, जैसे 1 2 3 4 के तहत। सबसे पहला है ये सरकार की राजकोषीय नीति ब्रैकेट में है राजस्व तथा व्यय नीति का प्रतिबिंबित करता है। ये देश की समृद्धि तथा विकास की गति को मार्ग देता है। यह स्पष्ट करता है कि कैसे सरकार देश के संसाधनों का आवंटन को प्रभावित करती है। दूसरा है ये प्राथमिक घाटे को प्रतिबिंबित करता है। ये सभी घाटे मिलकर देश में वित्तीय अनुशासन की मात्रा को बताते हैं। और घाटों का उच्च स्तर देश में आर्थिक स्थिरता की ऊंची मात्रा को बताता है। तीसरा है सरकारी बजट राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अक्सर इसका उपयोग देश में स्फीतिक यानी या अस्फीतिक अंतराल की स्थितियों को ठीक करने में किया जाता है। लास्ट पॉइंट है सरकारी बजट आय तथा धन के वितरण में समानता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों को प्रतिबिंबित करता है। तो ये सरकारी बजट का महत्व है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ठीक है, सरकारी बजट का ये महत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए सरकारी बजट में आपका जीएसटी के बारे में भी पूछा जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने विद्यार्थी जानते हैं, कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा बिना गूगल किए हुए। तो इसका जो जीएसटी का फुल फॉर्म मैं ये बता देता हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहते हैं। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय का। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, ये देखिए आंसर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला विशेषताएं हैं भूमि तथा पूंजी का निजी स्वामित्व। दूसरा है लाभ अर्जन की एकमात्र उद्देश्य होता है। तीसरा है मांग एवं पूर्ति की बाजार की स्वतंत्र दशाएं। और चौथा है सरकार अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय, विकास तथा स्थिरता का ध्यान रखती है। ये कुछ 4 या 5 वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो ये 6 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 3 क्वेश्चन होता है, 6 क्वेश्चन बेसिकली इसमें दिए होते हैं। 3 आपको करना होता है, 3 अथवा करके होता है, यानी दो में किसी एक को करना है। 30 नंबर आपका इसी में पक्का हो जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको सबसे पहले इसका परिभाषा देना है, फिर इसके बारे में बताना है। तो 6 नंबर आपका दे दिया जाएगा आपको परिभाषा के लिए। 4 नंबर जब आप इसके क्या है उत्पाद तथा कल्याण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे तब 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अथवा लगा मान लीजिए ऊपर वाला नहीं आता तब आप ये वाला कर सकते हैं कि बजट रेखा क्या है, एक उदाहरण से चित्र की सहायता से समझाइए, यानी फिगर के साथ में आपको फिगर के माध्यम से आपको ये समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन, करना 3 है, 30 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका लगभग 250 से 300 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है। और इसका आंसर स्टूडेंट आप तैयार कर लीजिएगा, बुक और क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। आराम से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा और इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया है। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए आप लोग, नहीं तो इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, आप मैसेज कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय